प्यारे बच्चों, बीएमएस पब्लिक स्कूल द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये आपका हिंदी का सेकंड लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले लेक्चर में हमने भाषा बोली के बारे में डिस्कस किया था। तो देखिए दूसरा जो चैप्टर है आपका वो है वर्ण विचार। तो मैंने पहले चैप्टर में बता दिया था कि वर्ण क्या होता है। वर्ण किसी भाषा की एक छोटी इकाई होती है, ठीक है, जिससे भाषा को हम व्यक्त करते हैं। चलिए तो यहाँ शुरू करते हैं। देखिए वर्ण के बारे में क्या बताया जा रहा है। किसी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले हमें उस भाषा के मूल ध्वनि समूह को सीखना पड़ता है। मूल ध्वनि समूह को आमतौर पर अक्षर कहते हैं। अक्षर में जिसका कोई जो क्ष ना हो सके, ठीक है, अक्षर। किसी भाषा के अक्षरों को सीखे बिना उस भाषा का ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। भाषा के ये ध्वनि समूह या अक्षर ही वर्ण कहलाते हैं। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या कहलाती है? वर्ण। ठीक है, वर्ण की परिभाषा इस प्रकार दी जाती है। अब देखिए परिभाषा दी जा रही है आपको। भाषा की छोटी से छोटी इकाई जिसके और खंड न हो सके वर्ण कहलाती है। तो ये परिभाषा आपको याद करनी है, ये आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब वर्ण की विशेषताएं क्या होती हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है। सबसे पहली बात तो क्या है, ये भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। दूसरा, वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी इसको और छोटा नहीं किया जा सकता। ये सबसे छोटा टुकड़ा होता है भाषा का। प्रत्येक वर्ण का एक चिन्ह निश्चित होता है, ठीक है, हर एक का अपना एक स्पेशल चिन्ह होता है। वर्ण को प्राय अक्षर भी कहते हैं और इसी को क्या बोला जाता है? अक्षर। अक्षर बोले या वर्ण बोले सेम एक ही बात है, ठीक है। उदाहरण देखिए, जैसे एक शब्द दे दिया आइए। अब आइए में क्या है? शब्द तीन ध्वनियों के मेल से बना है, आ, ए और ए, ठीक है। अतः आ, ए ये तीनों ध्वनियाँ वर्ण हैं। इन ध्वनियों के खंड नहीं किए जा सकते। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वर्णमाला की। तो अभी हमने वर्ण देखा, अब क्या है वर्णमाला, यानी एक ऐसी माला जिसमें बहुत सारे वर्ण होंगे, ठीक है। तो इसकी करेक्ट परिभाषा क्या है? किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह, ठीक है, पर्टिकुलर मैनर में जो वर्ण लिखे जाते हैं उसको हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की जो वर्णमाला होती है उसमें आपके 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ, ए, ई, ओ, उ, रे, ए, ओ, औ। ये 11 आपके स्वर आते हैं और ये व्यंजन है आपके, ठीक है। व्यंजनों को अलग अलग वर्ग में विभाजित किया गया है। जैसे आपको दिख रहा हो क वर्ग, फिर च, ट, त, प, य, श, ये सब क्या है? वर्ग हैं आपके। तो क वर्ग में कौन कौन से आ जाते हैं? क, ख, ग, घ, ङ। फिर च वर्ग में च, छ, ज, झ, य। फिर ट में ट, ठ, ड, ढ, ण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। ठीक है, उसके बाद य, र, ल, व और श, स और स, ह। ये होते हैं आपके 33 व्यंजन, ठीक है। 11 स्वर और 33 व्यंजन, टोटल कितने हो गए? 44। अब देखिए इन वर्णों के अलावा कुछ अन्य ध्वनियाँ भी होती हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। वो क्या? आपके अनुस्वार। जहाँ छोटी अंग जो होती है उसको अनुस्वार बोला जाता है, ठीक है। बड़ी अंग जो होती है वो विसर्ग कहलाती है। ये अनुनासिक होता है। कुछ आगत ध्वनियाँ होती हैं, कुछ अतिरिक्त वर्ण है, ड और ढ, ठीक है। ये ड आप देख रहे होगे, इन पर नीचे बिंदी लगी हुई है। ये नुक्ता होते हैं जिनमें नीचे प, फ और ज में नीचे जो डॉट लगा देते हैं तो ये फ बन जाता है, वो ज बन जाता है। इनको नुक्ता बोला जाता है। और क्षेत्रज्ञ जो होते हैं और श्र, ये संयुक्ताक्षर होते हैं आपके, ठीक है। तो ये आपकी वर्णमाला से अलग हैं। वर्णमाला में मेनली 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। अब इनके बारे में अलग से बताया गया है। अंग को अनुस्वार कहते हैं। अंग के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है, जैसे दंगा, शंख, चंदा, मंदिर आदि। अ जो होता है कि ध्वनि का प्रयोग भी किया हिंदी में ही किया जाता है। इसे अनुनासिक कहते हैं। इस ध्वनि के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, जैसे गाँव, चांद, पाँच, सांप आदि। अ जो होता है को विसर्ग कहा जाता है। इसमें देखा होगा आपने पीछे ह जैसी आवाज़ साउंड सुनाई देती है हमें, ठीक है। जैसे उदाहरण देखें अतः, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है लास्ट में ह आ रहा है। प्रातः, अंततः, तो जो बड़ी अंग होती है इसको क्या बोलते हैं? विसर्ग। और इसमें पीछे हमें ह जैसी आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। चौथा क्या आपका? आगत ध्वनि। अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से हिंदी में एक नई ध्वनि का प्रयोग किया जा रहा है, अ, कि यह ध्वनि आ और ओ के बीच की ध्वनि है, यानी बड़ा आ और छोटा ओ के बीच की ध्वनि है। इसका प्रयोग केवल अंग्रेजी भाषा के शब्दों के लिए किया जाता है। जैसे हो गया कॉल या बॉल, हॉल, कॉफ़ी। तो ये कैसे हैं? ये आपके आगत ध्वनि, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये आगे आपके नुक्ता। नुक्ता में फ और ज ये दोनों ध्वनियाँ अरबी फारसी की हैं। उर्दू के शब्दों के लिए ही इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे फ़ौरन, ज़मीन। नॉर्मली जो बिना डॉट के होता है उसको ज बोला जाता है और जो डॉट लगाता है उसको ज बोला जाता है। दोनों में फ़र्क है, ठीक है। ये उर्दू फारसी में यूज़ किए जाते हैं। ऐसे देखिए ड और ढ जो है, ये ड ढ, ये दोनों ड और ढ
के नीचे बिंदु लगाकर बनाए गए हैं। देखिए इन दोनों में बिंदु नहीं है और यहाँ पे दोनों में बिंदु है। ये दोनों ड ढ से भिन्न हैं। ये दोनों कभी शब्द के शुरू में प्रयोग नहीं किए जा सकते। ठीक है, जैसे सपोज मान लो बड़ाई शब्दों के बीच में आ रहा है, पकड़ शब्द के अंत में आ रहा है, बड़ाई शब्द के बीच में आ रहा है और पढ़ शब्द के अंत में आ रहा है। लेकिन अगर हमें ढक्कन लिखना है तो उसके नीचे पर हम बिंदी नहीं लगाएंगे, ढक्कन ऐसे लिखेंगे। इसके नीचे आप बिंदी नहीं लगानी है आपको। अगर बिंदी लग गई तो ये अक्षर जो है वो शुरुआत में नहीं आ सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्षेत्रज्ञ और स्र। ये चारों कैसे हैं? संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा व्यंजन जो दो व्यंजनों के मेल से बन रहा हो। ठीक है, उसको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, या दो वर्णों के मेल से बना हो। जैसे क्षय है तो क्षय में क्या है? क और स इन दो से मिलकर बना हुआ है। त्र है त और र से। ज्ञ जो है वो ज और अ से बना है। श्र जो है वो स और र से बना है। ठीक है, तो ये इसलिए ना संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इनमें दो वर्णों का मेल होता है। हिंदी में जो कुल वर्ण होते हैं वो क्या हैं? विद्वानों के अनुसार 11 तो स्वर हैं और 33 व्यंजन, यानी 44 वर्ण होते हैं टोटल। जबकि दूसरों के अनुसार 11 स्वर 33 व्यंजन और अंग अह जो आगत स्वर थे अनुस्वार था, इन सबको मिलाकर ये 48 वर्णों का प्रयोग किया जा रहा है। कुल वर्णों की संख्या में अ और ओ को भी जोड़ते हैं। इसके अनुसार हिंदी में वर्णों की संख्या 50 हो जाती है। तो इसका अलग अलग है, लेकिन मेन जो है वो 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। ठीक है, देखो नीचे राइटर क्या कह रहा है? हमारा मत है कि 11 स्वर और 33 व्यंजन और अ अह ड ढ ये 48 वर्ण ही मानने चाहिए, क्योंकि अ का प्रयोग केवल अंग्रेजी के शब्दों के लिए किया जाता है। अ का प्रयोग कहाँ आता है? केवल अंग्रेजी में, जैसे कॉल, हॉल, बॉल। फ और ज का प्रयोग केवल उर्दू के शब्दों में किया जाता है। और क्षेत्रज्ञ, स्र ये चारों संयुक्त वर्ण हैं। तो कितने मानने चाहिए हमें? 48। 48 में कौन कौन से हैं? 11 तो स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं और 4 ये आपके अनुस्वार, आगत और ड ढ ये वाले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं वर्णों के भेद। तो हिंदी वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं मेनली, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर कौन सा होता है? हिंदी के जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से सीधी बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहा जाता है। यानी जब हम उनका उच्चारण करें तो जो श्वास वायु है वो बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकले तो वो क्या कहलाते हैं? स्वर। जैसे आपने बोल के देखिए एक बार। ठीक है, अ आ ई ओ उ र ए ऐ ओ औ। तो इनमें क्या है? आपको श्वास वायु निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकलेगी, इसलिए उनको स्वर बोल दिया जाता है। ठीक है, इन स्वरों में अगर ओ को जोड़ दिया जाए जो अंग्रेजी भाषा में यूज होता है तो ये स्वर 12 हो जाते हैं। वैसे स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन की बात करते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख के किसी भाग से मतलब यहाँ पे तालु या ओष्ठ, दंत, कंठ आदि से टकराकर या रुककर बाहर आती है तो उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। क से ह तक सभी ध्वनियाँ व्यंजन कहलाती हैं। यदि व्यंजनों में ड और ढ को जोड़ दिया जाए तो इनकी संख्या 35 हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्वर और व्यंजन में अंतर देखते हैं, क्या क्या अंतर होता है। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, यानी उसमें बिना रुकावट के श्वास वायु बाहर निकलती है, जबकि व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ये आपका क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। स्वर और व्यंजन में अंतर किया जाता है। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, ठीक है, और व्यंजन में उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, यानी स्वरों की हेल्प से ही व्यंजन का उच्चारण हो सकता है। स्वरों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के निकलती है, जबकि व्यंजनों के उच्चारण में यह बाधित होकर निकलती है। ठीक है, तो जब आप स्वर का उच्चारण करोगे तो बिना किसी रुकावट के श्वास वायु मुंह से बाहर निकलेगी, लेकिन जब व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो वो किसी न किसी भाग से टकराकर तब बाहर आती है। स्वरों की जो मात्राएं होती हैं यानी साइन ऑफ वोवल्स, हिंदी में स्वरों का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है, एक तो स्वतंत्र रूप में और एक व्यंजनों के साथ। ठीक है, स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाने वाले स्वरों के उदाहरण है आओ, आइए, आई। तो इनमें देखो आओ में बड़ा आ और छोटा ओ दोनों ही स्वर हैं। आइए में बड़ा आ, छोटी ई, छोटी ए तीनों स्वर हैं। आई में बड़ा आ, बड़ी ई दोनों स्वर हैं। ठीक है, जबकि व्यंजनों के साथ क्या होता है? व्यंजनों के साथ जब स्वरों का प्रयोग किया जाता है तो स्वरों को उनके असली रूप में नहीं जोड़ा जाता, बल्कि उनके चिन्हों को जोड़ा जाता है, जिन्हें मात्राएं कहा जाता है। अ को छोड़कर सभी स्वरों की अपनी अपनी मात्राएं होती हैं। जैसे आपको लिखना है क, तो क्या व्यंजन है, लेकिन आपको लिखना है को, तो को में क प्लस छोटा ओ, तो हम क्या करते हैं? छोटे मात्रा लगा देते हैं तो बन जाता है ये को। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब कोई व्यंजन का उच्चारण करना होता है तो उसमें स्वरों की मात्राओं का प्रयोग किया जाता है केवल, ना कि स्वरों का। यहाँ देखिए आपको कुछ मात्राएं दिखाई जा रही हैं। जैसे बड़ा आ है तो बड़ा की मात्रा क्या है? पीछे एक डंडा जैसा लगा देते हैं। अब इसका यूज कैसे होता है? काला, तो क प्लस आ प्लस ल प्लस आ, तो क ये क्या आपका स्वतंत्र रूप से व्यंजन है, पीछे उसमें स्वर लगा हुआ है, फिर ल और आ।
ऐसे ही ए की मात्रा आगे से बनाते हैं इस तरीके से। अब इसका एग्जांपल देखिए, किला, तो क प्लस ए प्लस ल प्लस आ, ये आपने छोटी छोटी क्लास में देखा होगा जब हम शब्द को एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखते थे, ठीक है। तो ये इसके बहुत सारे एग्जांपल दिए गए, इनको आप देख लेना एक बार। देखिए कुछ इसके ऊपर विशेष दिया जा रहा है। र के साथ ओ और उ की मात्रा का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है, जैसे रुख और रूप दोनों अलग अलग हैं। रुख का मतलब क्या है, र प्लस ओ क प्लस अ, तो यानी छोटे ऊ की मात्रा लग रही है। और रूप की बात की जाए, रूप, तो इसमें क्या र प्लस उ प प्लस अ, यानी कि यहाँ बड़े ऊ की मात्रा है, तो दोनों में अंतर है थोड़ा सा। अब आता है आपका लेटर सेपरेशन यानी वर्ण विच्छेद। जब किसी शब्द में प्रयुक्त सभी वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। यानी कोई शब्द है, उसके सभी वर्णों को हमें अलग अलग लिखना है तो वर्ण विच्छेद हो जाता है। जैसे कोमल है, तो कोमल में कौन कौन सी ध्वनियाँ मुख से निकल रही हैं, क, उस पर छोटे ओ की मात्राएं क प्लस ओ, म प्लस अ और ल प्लस अ, तो ये बन जाता है क ओ म अ ल अ, यानी कोमल, ठीक है। जैसे बच्चे को, छोटे बच्चों क्लास में सिखाते हैं वर्ण विच्छेद करके। ऐसे प्रकृति है, तो प्रकृति में कौन कौन सी ध्वनि आपको सुनाई दे रही हैं, प र अ, यहाँ से बन गया प्र, फिर क रे यानी क्रे, फिर त ए प्रकृति, ठीक है। ऐसी चांदनी, ये एग्जाम्पल है इसके। कुछ आते हैं आपके द्वित्व व्यंजन, जिनको पता है। इसमें क्या होता है आपका, जैसे आधा अक्षर लिख देते हैं, तो जब एक ही व्यंजन का दो बार प्रयोग किया जाता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे पक्का में क्या देखो, आधा का दिख रहा है, बड़ा पूरा का दिख रहा है। बच्चा, लट्टू, दिल्ली, लज्जा, मम्मी, गुल्ली, खट्टा, ठीक है। तो इनमें सब में क्या है, आधा अक्षर है, उसके बाद फिर पूरा अक्षर दिया गया है, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की हिंदी की क्लास। पहला लेक्चर हम पढ़ चुके हैं, इसमें हमने भाषा, बोली और व्याकरण के बारे में पढ़ा था। ये आपका था वर्ण विचार, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर, आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए, धन्यवाद।